बाकी हानमा सीजन 2 एपिसोड 8। एपिसोड का नाम है प्रेइंग सैवेज। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और पिकल को खड़ा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, चेयरमैन भागिए वहां से। तभी कात्सुमी सोच रहा होता है, मार दो मुझे। और कैसा लगा पिकल, मैं तुम्हें स्वादिष्ट लगा के नहीं? तभी पिकल कात्सुमी का हाथ उगाड़ देता है और कात्सुमी बोलता है, इतनी दूर आने के बाद मैं जिंदा लौटूंगा, ऐसी उम्मीद वैसे भी नहीं थी मुझे। तुम जीत चुके हो। और तभी कात्सुमी गिर जाता है और सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं और कात्सुमी को गिरा देखकर फिर पिकल कात्सुमी की तरफ बढ़ता है। तभी मास्टर सोचता है, मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा, पिकल मुझे माफ कर देना। वो एक हाथ उठाता है और कई लोग पिकल पे बंदूक तान देते हैं। और तभी डोपो ओरोची मास्टर को बोलता है, इन्हें कहो अपनी बंदूकें नीचे करें, कहीं आप मेरे बेटे को इतने लोगों के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? उसने मुझे लड़ाई शुरू होने से पहले वादा किया था और आपको उन दोनों के बीच आने का कोई हक नहीं है और वो अपना वादा पूरा करेगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि पिकल हाथ जोड़ जमीन पर बैठा है और बताते हैं कि इंसानों के बीच कितनी ही नफरत क्यों ना हो, हम इंसानियत नहीं बोलते। जब जब प्रकृति ने अपना जोर दिखाया है और जब जब हम कमजोर पड़े हैं, हम सबने मिलकर सामना किया है। प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के आगे इंसान अपने घुटने टेक ही देता है। इस लड़ाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम उसे कितना भी जंगली कह ले, है तो वो इंसान ही। वो दूसरे युग से क्यों ना हो, उसमें इंसानियत है। और पिकल को ऐसा करते देख सबके होश उड़ जाते हैं। बताते हैं, हर रोज लड़ना, अपने दुश्मन को मारना, उससे मार खाना और फिर जीतना और फिर खाना। वो युग जहाँ हर रोज जंग होती हो, वहाँ खाने की कमी कैसे हो सकती है? वहाँ इसका काम ही शिकार करना था और ये उनका शिकार करता था और इसको अपनी ताकत पे गर्व था। लेकिन यहाँ ये जिनसे लड़ रहा है, ये ताकत और कद में इससे कहीं छोटे हैं। अपने छोटे छोटे हाथों से इसे मारते हैं, अपने छोटे छोटे पैरों से इसका मुकाबला करते हैं। और ना ये जहरीले हैं और ना इनके पास नुकीले पंजे हैं, और उसके बावजूद इनकी टेक्निक्स ने इसके होश उड़ा दिए। कुछ चीजें इंसान बिना बोले समझ जाते हैं और इसके सामने इस छोटे से आदमी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस उम्र में लोग इसका मतलब तक नहीं जानते और ये सब कुछ खोकर यहाँ पड़ा है। इस लड़के ने मेहनत से अपने शरीर को हथियार में बदल दिया है। इतने छोटे हाथ पैरों से उसे लड़ता देख पिकल को एक बात तो समझ में आ गई, उसने अपना शरीर इतना मजबूत कर लिया है और ये करना सबके बस की बात नहीं। और इनसे शरीर के साथ साथ अपनी कोशिश, बलिदान और हिम्मत सब दांव पर लगा दिया। फिर पिकल उसे वहां छोड़कर वहां से निकल गया। पहली बार उसने खाली पेट लौटना सही समझा। और फिर 3 लोग आते हैं और कात्सुमी को उठा कर ले जाते हैं। तभी एक पूछता है, यहाँ 50,000 लोग थे, कहाँ गायब हो गए? वो सभी वहीं थे, वो कहीं नहीं गए। वो सब अपने घुटनों पर बैठ गए। वो अपने लीडर को जाते हुए कैसे देख सकते थे? वो अपना सर झुकाकर उनके लिए दुआ मांग रहे थे। और बाकी को उसे देख बहुत पछतावा हुआ और बाकी उससे जलता था। और किसी ने सोचा था कि ये बिगड़ा हुआ बदमाश लीडर लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा और उसके पिता को उस पे गर्व था। आज उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने उसे सी किंग रेत्सु की हार के बारे में बताया था। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को एक अलग ही रूप में देखा था। और डोपो बोलता है, बहुत अच्छे बेटा, आज मुझे तुम्हारा बाप होने पर गर्व है। डॉक्टर पूछता है कि पिकल कहाँ है? तो मास्टर बोलता है, ये आवाज सुन रहे हो जो दीवारें चीरते हुए आ रही है? वो इस लड़ाई में जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन इससे मिला दर्द वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो रेत्सु हॉस्पिटल में कात्सुमी को चाइनीज टी पिला रहा होता है। वो बातें कर रहे होते हैं। तभी रेत्सु बोलता है, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, अभी तुमने अपना हाथ खोया है, लेकिन मुझे तुमसे जलन हो रही है और तुमने उसे कांटे की टक्कर दी। कात्सुमी बोलता है, आप अकेले इंसान नहीं हैं, मार्शल आर्ट समझने वाले हर इंसान जलेगा। ये फाइट ही कुछ ऐसी थी, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर पाता। मेरे साथ आप थे और मास्टर काकू और चाइना, ओकिनावा, जापान, यहाँ का हर वो आदमी मेरे साथ था जो सालों से इस मार्शल आर्ट को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इन सब की दुआ, भरोसा मेरे साथ था और ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे उससे लड़ने का मौका मिला। तभी बाकी आता है और बोलता है, फिर भी तुम उससे जीत नहीं पाए। रेत्सु बोलता है, बकवास बंद करो। कात्सुमी बोलता है, रहने दो, हम हर किसी का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं मानता हूँ मैं उसके जितना ताकतवर नहीं हूँ, पर याद रहे मैंने
एक भी गलती नहीं की और किसी बात का पछतावा नहीं है, तो बताओ क्या तुम मेरा अधूरा काम पूरा करोगे? तो बाकी फूलों को खींचकर और उनको मुट्ठी में दबाकर उससे एक बूंद निकालता है और कात्सुमी के चेहरे पर लगाता है, बोलता है हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में यूजिरो हानमा रोड पे चल रहा होता है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं, जैसे कि मान लो अफ्रीका में एक इम्पाला के सामने एक चीता आ जाए और वो जैसे ही पास आए इम्पाला डर के मारे कांपने लगे और बिल्कुल हिल ना पाए। वही हाल अभी इन लोगों का है। तभी डोपोरोची उसके सामने आ जाता है और यूजिरो बोलता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो डोपो बोलता है कि कहीं बैठकर कुछ बात कर सकते हैं। तो वो बताता है कि अगर तुम उस दिन उससे वो बात नहीं कहते तो मेरा बेटा कात्सुमी जिंदगी भर नहीं बदलता। तो वेटर बोलता है ड्रिंक्स स्ट्रॉन्ग है सर, इसलिए इसे आप धीरे पीजिएगा। यूजिरो टेबल पर 2 उंगली मारता है और ड्रिंक हवा में उछल जाती है और वो उसे गटाक से पी जाता है। फिर बोलता है कहने को तो बिल्ला भी शेर बन सकता है, लेकिन जो बदलाव मैंने तुम्हारे बेटे में देखा है शायद ही किसी में देखा हो। और तुम्हें पता है डोपो, तुमने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। डोपो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। यूजिरो बोलता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? डोपो बोलता है हाँ मुझे समझ में आ गया है कि जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। तभी यूजिरो वेटर को बोलता है एक और एलन ले आओ 10 साल पुरानी। वेटर बोलता है कि कैसे पियोगे सर आप, मेरे लिए एक जग लेकर आओ और मुझे बोतल दो। यूजिरो बोतल को उल्टी करके पकड़ता है और कांच को तोड़ देता है और उसे जग में भर लेता है। वेटर सोचता है कि क्या ये स्कॉच को जग से पिएगा और वो उसे पी जाता है और वेटर देख के चौंक जाता है उसको। यूजिरो डोपो को बोलता है कि तुमने ये गलती कैसे कर दी? डोपो बोलता है कि मैं कात्सुमी की काबिलियत देखकर इतना खुश हो गया था कि खुद पर ध्यान देना ही भूल गया। अपने बेटे को इतना काबिल बनता देख मैं शायद अपना कर्तव्य पूरी तरह से भूल गया, एक मार्शल आर्टिस्ट का। और एक बाप को अपने बेटे से कभी इतनी नरमी से नहीं पेश आना चाहिए। मार्शल आर्ट यही सिखाती है और मैं खुद ये हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ। पर जब बात अपने बच्चों की होती है तो हम कहीं न कहीं पिघल ही जाते हैं और दुनिया का बेस्ट कराटे फाइटर एक मजाक बनकर रह गया। और यूजिरो सिगरेट जलाता है और एक बार में पूरी खत्म कर देता है और बोलता है डोपोरोची जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। वो बताता है कि कोलोराडो में एक जमीन के नीचे एक सॉल्ट रॉक की 1000 मीटर मोटी परत दिखती है और उसके अंदर उन्हें एक योद्धा मिलता है जो 190 मिलियन साल पहले जिंदा था और सही इन्वायरमेंट मिलने से वो फिर से जिंदा हो गया। अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो डोपो वेटर से एक पेन और पेपर मांगता है और वो एक कैलकुलेशन करके यूजिरो को बताता है और बोलता है ये जो नंबर हमें मिला है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका मतलब हमारे जीतने की परसेंटेज 0 से भी कम है। 0 यानी हम दोनों जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और डोपो बोलता है इसके पीछे कोई वजह है। यूजिरो बोलता है हाँ उसकी हमारे युग में आने की कोई तो वजह होगी। डोपो बोलता है जरूर कोई ऊपर बैठा है जो कह रहा है कि सही वक्त है यही पता लगाने का कि धरती का सबसे ताकतवर इंसान कौन है। नेक्स्ट सीन में बाकी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं उसे सामने क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। और बोलता है कि पिकल तुम मुझे हर बार हैरान कर देते हो, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसकी तस्वीर मेरे दिमाग में छपी हुई है, उसके नुकीले हाथ और उसके बड़े पैर और उसकी आंखें जिसमें उसकी युग की छवि दिखाई देती है और उसके लंबे नुकीले दांत और जिस तेजी से वो लड़ता है ये सब मैंने देखा है, फिर भी मैं उसे अपने सामने क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। तभी वहाँ रेत्सु आता है, वो बोलता है तो ये है तुम्हारा बेसमेंट, तो प्रैक्टिस कर रहे हो? बाकी बोलता है करने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं कर पा रहा और शायद वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। वो रेत्सु से पूछता है ये पिकल कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? रेत्सु बोलता है ये मैं नहीं जानता हूँ और ना कात्सुमी जानता है। बाकी बोलता है उससे लड़ने के बाद भी तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में? तभी बाकी बोलता है कि मुझसे अब रुका नहीं जा रहा रेत्सु, मैं उससे इतना मारूंगा कि वो लड़ने के काबिल नहीं बचेगा। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे लड़ूंगा। रेत्सु ये सुनकर चौंक जाता है और अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो ठीक है, मैं कल टोकुगावा से बात करता हूँ। बाकी बोलता है बात नहीं करेंगे, कल सुबह होते ही मैं उसका सामना करने जाऊंगा। रेत्सु सोचता है मैं तुम्हें ये बात कभी बताऊंगा तो नहीं, लेकिन आज तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं यूजिरो हानमा से बात कर रहा हूँ। आज मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता दिखे। तभी नेक्स्ट सीन में जैक हानमा पिकल के पास पहुंचता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये तलाश थी जंगली, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।